देखो क्लास 12 वाले बच्चे का जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उनका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा और 50 गो ऑब्जेक्टिव उनको ओएमआर शीट में रंग कराना है 50 गो। तो आज मैं पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं और इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कराऊं कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इसकी पूरी गारंटी लूंगा, पूरे चैप्टर का निचोड़ इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखो पहला जो चैप्टर है उसका नाम बातचीत, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844। प्रश्न आता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ये सब लॉजिक से मैं लिखा हूं, सिर्फ ऐसे ही लिखा हूं, इसको आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 को। पूछिएगा बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध चाहे निबंध है। पूछिएगा बातचीत के जो लेखक है ये बालकृष्ण भट्ट, ये किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से लिखा हूं ना कि जो एग्जाम में आपका बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। आगे बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। सारा प्रश्न पूछा गया। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। पूछेगा हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का एडिशन किसको कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट को कहते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये पहला चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। रचना की बात, जैसे प्रश्न आता है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? पद्मावती के लेखक कौन है? वेनी सरहार के लेखक कौन है? भट्ट निबंधमाला चाहे 100 अजान 1 सुजान, इन सारे रचनाओं के लेखक कौन है? तो इन सारे रचनाओं के लेखक बालकृष्ण भट्ट ही है। ये सारे प्रश्नों को याद करिए, एकदम इसी के बीच में आएगा, कहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर प्रश्न आ गया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किनका पंक्ति है? तो बेन जॉनसन का है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ये किनका पंक्ति है? तो एडिसन का है, ठीक है। दो व्यक्ति के बीच बातचीत असल होता है, ये किसने बोला? एडिसन ने बोला। लेकिन लेखक के हिसाब से मैंने कहने का मतलब कि खुद से बात यानी सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका खुद से है। यह किनकी पंक्ति है? तो ये बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं। जैसे बेन जॉनसन बोलते हैं कि मनुष्य बोलने से मनुष्य के 2 गुण प्रकट होते हैं। एडिसन कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में अच्छा बातचीत होता है, जबकि लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि असली बातचीत केवल एक व्यक्ति के बीच में होता है। तो उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु 20 जुलाई 1914 को। तो अगर पहला चैप्टर सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो इसी के बीच में से आने वाला है, इसलिए सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। देखो दूसरा चैप्टर बढ़ता है। दूसरा चैप्टर आपका है कि उसने कहा था, ठीक है ना। उसने कहा था, तो उसने कहा था कि पहले लेखक आ सकता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। इनका मृत्यु कब हुआ? जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 को। पूछेगा सुखमय जीवन बूढ़ का काटा चाहे उसने कहा था, अच्छा कछुआ धर्म, ये सब किनकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी का है। एक प्रश्न ऐसा और आता है, मैं जो लिख दिया हूँ कि उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था? 1915 में। पूछेगा चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है? तो लगभग 3 ही कहानियां हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसी कारण से लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। उसका पूछे उसने कहा था कहानी को फिल्म के रूप में पहली बार किसने दिखा? विमल राव ने दिखा। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी? कर्म प्रधान कहानी है। इस कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया? अमृतसर का वर्णन किया गया। सूबेदारनी का पति का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह था। सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह के बेटा का क्या नाम था? बोधा सिंह था। उसके बाद इस कहानी का उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह है। और युद्ध कहाँ से लड़ रहा था लहना सिंह? इंग्लैंड की तरफ से। तो ये सारे प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए, इसी टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले, कहीं और से नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म जो था ना, मतलब जयप्रकाश नारायण इसके लेखक है संपूर्ण क्रांति का। आइए जो ये क्या जो संपूर्ण क्रांति है, पूछा किस विद्या से संबंधित है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, मतलब सन भाषण है। और कब दिया गया था ये भाषण? तो 5 जून 1974 को। कहाँ? पटना गांधी मैदान में दिया गया था। यानी जयप्रकाश नारायण का जो जन्म था वो 1902 में हुआ था। इन्हें लोकनायक के नाम से पूछेगा, लोकनायक के नाम से किन्हें जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। इनके बचपन का नाम था बाउल। प्रश्न आता है कि बचपन का नाम, मतलब जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? तो बाउल। ये सब बता दीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। देखो इसमें दलाल यानी कहने का मतलब है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका को। छात्र आंदोलन चाहे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षुदयाल, माता का नाम फुलरानी देवी और पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ये प्रश्न पूछा गया कि प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ये जो जयप्रकाश नारायण था अमेरिका कब गए? 1922 में। किनका भाषण सुनकर? स्वामी सत्यदेव बाबा का भाषण सुनकर चले गए। और 1922 में अमेरिका गए तो 1929 में अमेरिका से वापस लौट कर आए और आते आते कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो इस चैप्टर्स में यही प्रश्न आने वाला, पूरे चैप्टर का निचोड़ बता रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म जो है 1908 में हुआ था और कहाँ हुआ था? सिमरिया का बिहार में हुआ था। इन्हें राष्ट्र कवि के भी नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। और देखिए उर्वशी, हुंकार, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रसीम रथी, ये सब के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट, उर्वशी किन की रचना? इन्हीं की। तो उर्वशी पर जो है ना रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। आगे बता भी रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4
अध्याय पर इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो अर्धनारीश्वर पढ़ना ये क्या एक निबंध है। और रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को, ठीक है। और एक प्रश्न आया भी था एग्जाम में कि रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में कौन से पद पर थे? तो उपकुलपति के पद पर थे, ठीक है ना, उपकुलपति के, ठीक है। तो ये इस तरह से पहला चैप्टर में यही प्रश्न आने वाला, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। चलिए पांचवा चैप्टर देखते हैं, मतलब अर्धनारीश्वर से आने वाला था। पांचवा चैप्टर देखते हैं, रोज। रोज के लेखक कौन है? अज्ञेय, इनका जन्म 1911 में हुआ। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, जयदोल, कोठरी की बात, तार सप्तक। ये तार सप्तक कई बार पूछा, तार सप्तक के लेखक कौन है? अज्ञेय जी है, ठीक है। इन सभी रचनाओं के अज्ञेय जी रचना है। और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन। इनके पिता का नाम हिरानंद शास्त्री था, माता का नाम बेअंती देवी था। और जो अज्ञेय जी, इनका मृत्यु जो है ना 4 अप्रैल 1987 को इनका मृत्यु हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर्स में जाते हैं गैंग्रीन नामक एक पूछता है, गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है, ठीक है ना। ये बीमारी एक ऐसा है जो पहाड़ी इलाके के कांटे चुभने से होता है, ठीक है। इस कहानी का मुख्य पात्र अगर देखेंगे तो मालती, और मालती के बेटे का नाम क्या? टीटी। तो इस चैप्टर से यही सब प्रश्न आने वाला, दिमाग में बैठाते चलिए प्रश्नों को, बस यही से प्रश्न सब आने वाला, ठीक है। छठा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, ठीक है ना। इसमें लेखक यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। पूछेगा भगत सिंह का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो कौन सा प्रांत? पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, इनके माता का नाम था विद्यावती देवी। देखो पूछता है प्रश्न, किनका संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था? तो किनका? तो भगत सिंह का, ठीक है। और इनका पूरा परिवार किसका सहयोगी रहा? तो लाला लाजपत राय का सहयोगी रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं करतार सिंह सराभा। एक प्रश्न आता है कि भगत सिंह हमेशा किनका फोटो अपना पॉकेट में रखते थे? तो करतार सिंह सराभा का। आप पूछिए किनको अपना गुरु मानते थे? करतार सिंह सराभा को ही भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। सुंदर मृत्यु किसे कहा जाता है? तो देश सेवा के बदले जो फांसी दिया जाता है उसको सुंदर मृत्यु कहते हैं। और आत्महत्या एक कायरता है, किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। इनकलाब जिंदाबाद करना किसने दिया? तो भगत सिंह ने ही दिया था। तो इस तरीके से आपका 6वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। 7वां चैप्टर देखते हैं और समझते हैं। देखो 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। इनका जन्म 16 जनवरी 1917 को हुआ था। और ये रचना की अगर बात करते हैं तो देखिए, ओ मेरे सपने, मेरी बांसुरी, बोलते छन, वैशाली महोत्सव, इन सभी का बीजारोपण मतलब इन सभी को लिखने के कार्य जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। एक प्रश्न आता है कि ओ सदा नीरा कहाँ से लिया गया? तो ध्यान दीजिए, ओ सदा नीरा बोलते छन से लिया गया। ओ सदा नीरा कहाँ से लिया गया? बोलते छन से। जो जगदीश चंद्र माथुर जी, उनका मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ है। और ये जो ओ सदा नीरा है, गंडक नदी का आश्रय लेकर लिखा गया। तो प्रश्न आता है चंचला किसे कहा जाता है? चाहे ओ सदा नीरा किसे कहा जाता है? तो गंडक नदी को ही कहा जाता है। एक प्रश्न आया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ओ सदा नीरा क्या है, कौन विद्या से संबंधित है? तो एक यात्रा वृत्तांत है या क्या ललित निबंध है? अगर ललित निबंध देगा तो यात्रा वृत्तांत नहीं देगा, अगर यात्रा वृत्तांत देगा तो ऑप्शन में ललित निबंध नहीं होगा। दोनों में से कोई एक मारिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 8 नंबर प्रश्न है आपका, देखो कि सिपाही, मतलब प्रश्न नंबर चैप्टर नंबर 8 है सिपाही की माँ। इसके लेखक मोहन राकेश। उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी या मुगलानी भी कह सकते हैं। प्रश्न आता भी है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी चाहे गुलामी कह सकते हैं। माता का नाम बच्चन कौर, पिता का नाम था करमचंद मुगलानी। और पूछेगा सिपाही की माँ क्या है? तो एक एकांकी है, कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सिपाही की माँ एक एकांकी है। पूछेगा सिपाही की माँ कहाँ से संकलित है? तो सिपाही की माँ अंडे के छिलके से लिया गया। बस सिक्का लिखा गया गलती से, आप इतना याद देखिएगा। सिपाही की माँ एकांकी है और ये कहाँ से लिया गया? अंडे के छिलके से लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते और आगे चर्चा करते हैं। देखिए उसके बाद देखेंगे जो ये रचना है, ये मतलब कुछ रचना देखते हैं मोहन राकेश का, जैसे इंसान के खंडहर, एक और जिंदगी, वारिस, ये सब किनकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। और पूछेंगे सिपाही की माँ की जो मुख्य पात्रा है कहानी का, सिपाही की माँ जो एकांकी है उसका मुख्य पात्रा कौन है? तो विष्णु, यानी मुख्य मेन कौन इसमें? विष्णु है, ठीक है। अगला चैप्टर चालू करते हैं प्रगीत और समाज। 9वां चैप्टर प्रगीत और समाज। इसके लेखक का नामवर सिंह। इनका जन्म 1927 में हुआ था। इनके पिता का नाम नगर सिंह और इनका गुरु जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ये जो इनकी रचनाओं की बात करते हैं, कविता का नया प्रतिमान और वाद विवाद संवाद। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है, ठीक है। तो कविता का नया प्रतिमान चाहे वाद विवाद संवाद, ये दोनों किनकी रचना है? तो नामवर सिंह की ही रचना है। उसके बाद पूछेंगे ये प्रगीत और समाज किस विद्या से संबंध है? तो ये जो ना प्रगीत और समाज निबंध है, लेकिन निबंध में भी कौन सा? आलोचनात्मक निबंध है, यानी समाज में जो बुराइयां है, जो कुरीतियां, उसको दिखाने का ये कार्य करते हैं इसके द्वारा, ठीक है। अब पूछेगा प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया? तो जो प्रगीत और समाज है ये वाद विवाद संवाद से ही लिया गया, इनकी ही रचना, ठीक है। आगे चैप्टर देखते हैं 10वां चैप्टर।
10वां चैप्टर आपका जूथन। जूथन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि और इनका जो जन्म है वो 30 जून 1950 को हुआ है। और ये जूथन है ना, ये एक आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है, ठीक है ना, छोटे जात से थे, इसी कारण से वो अपनी आत्मकथा बायोग्राफी लिख दी है। और इस कहानी का मुख्य पात्र अगर देखेंगे कालीराम हेडमास्टर और माया। प्रश्न एक आया था कि माया किस कहानी की पात्र है, तो जूठन का ही। कालीराम हेडमास्टर किस कहानी का पात्र है, तो कौन है, जूठन का ही है, ठीक है। देखो जूठन क्या एक दलित आत्मकथा है। इसमें प्रश्न ये आया था कई बार कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब मिला था, तो 1995 में। जैसे सम्मान कब मिला था, 1996 में। कथाक्रम सम्मान कब मिला, 2000 ईस्वी में मिला था इनको, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं, 11वां चैप्टर देखते हैं। 11वां चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक है मल्लेश जी, ठीक है ना। ये हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये जो मल्लेश जी, इनका जन्म 1935 में हुआ है। इनका वास्तविक नाम भरत जी श्रीवास्तव है। प्रश्न आया कि मल्लेश का पूरा नाम क्या था, चाहे वास्तविक नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव। ये क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो एक डायरी है, ठीक है। संवाद और एकालाप, जख्म पर धूल, कविता से नए साक्षात्कार, ये सब किनकी रचना है, तो इन्हीं की रचना, मल्लेश की ही रचना है, ठीक है। 12वां चैप्टर देखते हैं। 12वें चैप्टर का नाम है तिरिच। क्या नाम, 12वें चैप्टर का नाम तिरिच है। तिरिच इसके लेखक है उदय प्रकाश। इनका जो जन्म था 1922 में हुआ था। इस कहानी में देखेंगे तिरिच, अरेबा परेबा, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, ये सब कहानी है। पूछेगा अरेबा परेबा किस विद्या से संबंधित है, चाहे दरियाई घोड़ा किस विद्या से संबंधित है, चाहे पीली छतरी वाली लड़की किस विद्या से संबंधित है, तो ये टोटल ये कहानी है, ठीक है। और इन सभी के लेखक उदय प्रकाश है। आगे तिरिच क्या होता है, तो विस्खापर होता है, या क्या बोल सकते हैं, जानवर। अगर पूछेगा तिरिच के ऑप्शन में विस्खापर होता है, विस्खापर मारिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कि इनके पिता का नाम था श्री प्रेम कुमार सिंह, माता का नाम था गंगा देवी। और जो उदय प्रकाश है इस कहानी में, इस चैप्टर्स उदय जो तिरिच है इस कहानी में, उदय प्रकाश के लेखक का मित्र जो है ना वो थानु है, ठीक है ना। प्रश्न आता है उदय प्रकाश के मित्र का क्या नाम है। अब देखो गद खंड का 13वां चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम है शिक्षा। शिक्षा का लेखक जय कृष्ण मूर्ति। इनका पूरा नाम जेहू कृष्ण मूर्ति है। इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ। इनकी माता का नाम संजीवम्मा है। ये प्रश्न आया है कि इनकी माता का क्या नाम था, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति का माता का संजीवम्मा, पिता का नाम नारायण जदू। और पूछेगा शिक्षा क्या है, तो एक भाषण है। शिक्षा जो चैप्टर है वो क्या भाषण है। तो इस तरीके से मैंने 13 को जो आपका चैप्टर है गद्य खंड का वो कंप्लीट करा दिया। अब देखते काव्य खंड का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करते। देखो काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है वो एक करबक। करबक का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जो जन्म था 1492 के जायस कब्र अमेठी में हुआ था, जबकि ऑप्शन में जायसी देता है। प्रश्न कई बार आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब कहाँ हुआ था, जायस में हुआ था। कब मृत्यु कब हुआ इनका, 1548 में। पूछेगा प्रेम के पीर कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ही है। पूछेगा किस परंपरा के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, तो वो प्रेमाख्या कवि परंपरा के कवि है, ठीक है। आगे अगर देखिएगा तो किस मार्ग के कवि है, तो प्रेम मार्गी कवि है। जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक आंख की तुलना किससे करते हैं, दर्पण से, ठीक है। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। और रचनाओं की बात करते हैं पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा, कहरनामा, ये चारों किन की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। यहाँ से यही प्रश्न आने वाला है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा काव्य खंड का चैप्टर है सूरदास के पद। तो सूरदास के पद, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए जो सूरदास थे वे कृष्ण भगवान के भक्त थे, जबकि तुलसीदास राम जी के भक्त थे। तो सूरदास के पूज्य भगवान कौन थे, श्री कृष्ण। आता भी है कि सूरदास के पूज्य भगवान कौन थे, श्री कृष्ण थे। इनका जो जन्म था सूरदास का 1478 में कहा हुआ था, सिही में हुआ था, ठीक है। इनका मृत्यु 1583 में हो गया था। रचनाओं की बात करते हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सब किन की रचना थे, ये सब का सब रचना जो है ना सूरदास की ही रचना है। और सूरदास एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो रुचि था ना सत्संग में। आज भी देखिएगा आसपास आपका सत्संग बहुत ज्यादा होता है। तो पूछे किस कवि का सबसे ज्यादा रुचि सत्संग में था, तो कौन थे, सूरदास थे, ठीक है ना। अगला तीसरा चैप्टर देखते हैं काव्य खंड का। तीसरा चैप्टर काव्य खंड का नाम है तुलसीदास के पद। दो गो पद पढ़ना, एक है सूरदास का, दूसरा पढ़ना तुलसीदास का। तो तुलसीदास को जो पद है उसमें देखिए तुलसीदास के पद में ये तुलसीदास जो है किस भगवान का भक्त है, तो राम जी का। पूछेगा तुलसीदास का पूज्य भगवान कौन है, तो श्री राम है, ठीक है। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। इनका जो जन्म जो है 1543 में हुआ था। और इनका जो मूल निवास स्थान था वो काशी था। एक प्रश्न आता है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर विद्या अर्जन किए थे, कितने, 15 वर्षों तक रहकर। इनके माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। ये सब प्रश्न आता है कि तुलसीदास के माता का नाम क्या था, तुलसीदास के पिता का नाम क्या, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, सब प्रश्न आता है। पूछेगा हिंदी साहित्य सूर्य किनको कहता है, तुलसीदास को। प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किनको कहते हैं, तुलसीदास को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा आता है प्रश्न, इसलिए ज्यादा इनके बारे में जानेंगे, विस्तार से इनके बारे में आता है, ठीक है ना। देखो उसके बाद पूछेगा ये किस युग के, किस वाद के कवि माने जाते हैं, समन्वयवादी कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। ये अपने जमाने में अवधी और ब्रज भाषा को अपनाते। पूछते हैं कि तुलसीदास अपने जमाने में किस किस भाषा को देखा था, तो किस भाषा का प्रयोग किया था, अवधी और ब्रज भाषा का, ठीक है। ये प्रश्न आता है रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, बड़वे रामायण, राम लल्ला नहछू, जानकी मंगल, गीतावली, कवितावली, ये सब किनकी रचना है, तुलसीदास की है। एक प्रश्न यहाँ से भी आता है
ध्यान दीजिएगा कि हनुमान बाहुक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया 44। विनय पत्रिका की भाषा क्या है तो ब्रज भाषा है, ठीक है ना। ये सब किनकी रचना है तो ये सब तुलसीदास की रचना है। अगर तुलसीदास का मृत्यु देखिएगा तो ये 1623 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 जो है ना, इस छप्पा है, छप्पा का लेखक, छप्पा मतलब गाया जाने वाला 6 पद, ठीक है ना। छप्पा के लेखक नाभादास है, ठीक है ना। और इस नाभादास जो है ना, ये दो कवि का, सूरदास और कबीरदास के कविता उठा के मिला के एक चैप्टर्स बनाया है, ठीक है। सबके हित की बात करने वाला कवि कौन है, नाभादास के हिसाब से तो कबीरदास है, ठीक है। जो आपका नाभादास, उनका जन्म 1570 में हुआ था और कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। प्रश्न आता है कि नाभादास किस दर्शन के कवि है तो वैष्णव दर्शन के कवि है। नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास और भक्तमाल आया था। भक्तमाल किनकी रचना है तो नाभादास की ही रचना। अष्टयाम भी किनकी रचना है, नाभादास की रचना है। गाया जाने वाला 6 पद क्या कहलाता है, छप्पा कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है कवित, जिसके लेखक भूषण जी। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। इनका जो जन्म था ना 1633 में कहाँ हुआ था, टिकुआपुर में जन्म हुआ था। ये सारे प्रश्न आते हैं, जन्म मृत्यु चैप्टर की सारी बातें लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। देखो ये जो भूषण थे, इनका वास्तविक नाम घनश्याम था, लेकिन इनको कुछ लोगों ने क्या किया, उपाधि दे दिया भूषण का। तो किसने दिया था उपाधि, किसने दिया था भूषण का, तो वो थे चित्रकूट के सोलंकी के राजा रुद्र ने क्या किया था, इनको उपाधि दिया था। प्रश्न आएगा कि भूषण को उपाधि किसने दिया, तो चित्रकूट के सोलंकी के राजा रुद्र ने, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये जो था किस काल के कवि माने जाते हैं तो रीति काल के कवि माने जाते हैं। कौन तो आपका ये घनश्याम, जिनका नाम भूषण है, ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। और ये जो थे ना घनश्याम यानी भूषण, ये चिंताराम त्रिपाठी और मणिराम भूषण को अपने भाई के समान, बड़े भाई के समान मानते थे, ठीक है। और ये जो कविता लिखा गया था वीर शिवाजी यानी छत्रसाल दशक, छत्रसाल जो थे ना, महाबली छत्रसाल वीरों के वीर, ये वीर शिवाजी पर ये लिखा गया था, ठीक है ना। कविता जो ना, ये भूषण जो कवि जो चैप्टर्स है, इसके लेकर भूषण है और ये किसकी आश्रय को लेकर लिखे है तो वीर शिवाजी के बारे में लिखे है, ठीक है। अगर देखते हैं भूषण की रचनाओं की बात करते हैं, शिवराज भूषण, ठीक है, और छत्रसाल दशक और शिव बावनी, ये तीनों किनकी रचना भूषण की है। एक प्रश्न आता है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकार का प्रयोग किया है, 105 का। छत्रसाल दशक में कितने छंद है, 40 छंद है। पूछेगा शिवा बावनी में कितने मुक्तक का प्रयोग किया गया, तो 52 मुक्तक का, ठीक है। इसी चैप्टर्स में, इसी में पढ़ना, सब जानना है। छठा चैप्टर से जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इनमें देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में कहा, वाराणसी में हुआ था। देखो जो तुमुल कोलाहल कलह है, ये कमायनी से लिया गया। कमायनी जो है ना एक महाकाव्य है जो लिखा गया जयशंकर प्रसाद का ही है, ठीक है। इन जयशंकर प्रसाद का मृत्यु 1939 में हुआ था। और इनका जो ज्येष्ठ भ्राता ने बड़े भाई का नाम शंभू रतन था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। और ये किस वाद के कवि माने जाते हैं, छायावाद कवि माने जाते हैं। अब ये भी आता, रचनाओं की बात करते हैं। कमायनी, कमायनी क्या एक महाकाव्य है। कमायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तितली, चाहे कंकाल, चाहे आकाशदीप, चाहे इंद्रजाल, ये सब किन की रचना है तो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। ये सब प्रश्न आता भी है, ठीक है। आगे 7वां चैप्टर चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका पड़ता है 7वां, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग चैप्टर्स के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को कहाँ, निहालपुर में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम था ठाकुर प्रसाद। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इनका विवाह 1919 में हो गया, 4 में जन्म हुआ, 1919 में विवाह हो गया, 15 साल की उम्र में विवाह हो गया। और किससे विवाह हुआ था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। प्रश्न आता सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ठीक है। आगे जो ये आपको पुत्र वियोग पढ़ना जानते हैं, पुत्र वियोग जो है ना मुकुल से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मुकुल से। पूछेगा यह कविता जो पुत्र वियोग है कहाँ से लिया गया, मुकुल से, ठीक है ना। और रचनाओं की बात करते हैं तो मुकुल, चाहे बिखरे मोती, चाहे सभा के खेले, तीनों रचना किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है। जो मुकुल इनका था, पुत्र वियोग जो है ना मुकुल से ही लिया गया। पुत्र वियोग किससे लिया गया, मुकुल से ही लिया गया। तो मुकुल पर जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार किस पर मिला था, तो मुकुल पर मिला था। पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया, तो मुकुल से लिया गया। आगे चैप्टर 8 नंबर देखते हैं। चैप्टर 8 है उषा। उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 1911 के देहरादून में हुआ। इनका मृत्यु 1993 में हुआ। और ये जो उषा चैप्टर, ये प्रकृति से संबंधित चैप्टर है। पूछेगा प्रकृति से संबंधित पाठ कौन सा है, तो वो उषा है, ठीक है। अब रचनाओं की बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह का, तो इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होर मेरी, ये तीनों रचना किनकी है, शमशेर बहादुर सिंह की ही रचना है। आगे 9वां चैप्टर देखते हैं। 9वां चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा है। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध है, ठीक है ना। अब देखो हिंदी में जो एमए थे, गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी में एमए किए थे, कौन सा विश्वविद्यालय से, तो नागपुर विश्वविद्यालय से। प्रश्न आता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध किस भाषा में एमए किए थे, तो हिंदी में। कौन सा विश्वविद्यालय से, तो नागपुर विश्वविद्यालय से। इनका जो जन्म था 13 नवंबर 1917 को हुआ था। और इनके पिता का नाम माधव राव था। इनका मृत्यु जो था ना गजानन माधव मुक्तिबोध का 11 सितंबर 1964 को हुआ था। और ये किस वाद के कवि थे, तो प्रयोगवाद कवि थे। अगर रचनाओं की बात बोलते हैं तो कमायनी, एक पुनर्विचार, काट का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा, ये सब किनकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अब 10वां चैप्टर देख लीजिए।
10वां चैप्टर सबका अधिनायक। अधिनायक तो अधिनायक के लेखक रघुवीर साय। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम हरदेव साय था। प्रश्न आया है कि रघुवीर साय के पिता का नाम क्या है? हरदेव साय। इनका मृत्यु कब हुआ रघुवीर साय का? 1990 में। और जो रघुवीर साय थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किए थे? एमए किए थे। कौन सा भाषा में? तो अंग्रेजी में किए थे। प्रश्न आता भी है कि रघुवीर साय एमए किस भाषा में किए थे? कहाँ से किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। कौन सा भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। और रचनाओं की बात करते हैं तो आत्महत्या के विरुद्ध, जो ये आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। जो अधिनायक चैप्टर आपको पढ़ना है, ये अधिनायक आत्महत्या के विरुद्ध से ही लिया गया। पूछेगा अधिनायक कहाँ से संकलित है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से। तो आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, चाहे सदियों का धूप, ये सब किनकी रचना है? तो ये सब रघुवीर सहाय की ही रचना है। और पूछेगा अधिनायक कहाँ से लिया गया? तो अधिनायक जो है ना वो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते, जैसा आगे कुछ और जानते हैं इनके बारे में। ये जो कविता जो पढ़ना आपको ये अधिनायक कहाँ से लेगा? आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। ठीक है, इसमें कुछ रचनाओं की बात करते हैं। लोग भूल गए हैं पर जो रघुवीर साय उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और मतलब पूछेगा कि रघुवीर साय को किस किताब पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो लोग भूल गए हैं जो किताब है इनका उस पर मिला हुआ। ठीक है, और जो अधिनायक पढ़ेगा, इस अधिनायक का मुख्य पात्र कौन है? हरचरना है। वो क्या पहने बैठा था? फटा पुराना कपड़ा पहने बैठा है। ठीक है, अब 11वां चैप्टर देखते हैं। 11वां चैप्टर देखते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को कहाँ? राजनाथ गांव के छत्तीसगढ़ में हुआ था। उसके बाद रचनाओं की बात करते हैं तो ये पहला रचना, वह आदमी नरम गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये थोड़ा सा लंबा नाम दिया है कि वह आदमी नरम गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इस सब की रचना लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। अगर प्रश्न आ गया प्यारे नन्हे बेटे वो कहाँ से संकलित है? तो इसी से संकलित है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद नौकर की कमीज, इन्हीं की रचना। देखो, नौकर की कमीज पर फिल्म दिखाया गया था। मनी कौर नाम का एक व्यक्ति था जो नौकर की कमीज पर क्या किया था? इनका फिल्म बनाया था पहली बार। ठीक है, उसके बाद पेड़ पर कमरा क्या था? इनका किताब है जो इटावली भाषा में अनुवाद किया गया था। पूछेगा विनोद कुमार शुक्ल की कौन सा किताब इटावली भाषा में अनुवाद किया गया था? पेड़ पर कमरा। और जो नौकर कमीज था, इस पर मनी कौर जो था ना पहली बार फिल्म दिखाने का कार्य किया था। ठीक है, आगे उसको सम्मान की बात बोलते थे। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला। 1997 में दयावती मोदी शेखर सम्मान मिला। और 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला? तो 1999 में। ठीक है, उसके बाद अंतिम है कि नौकर की कमीज पर मनी कौल द्वारा फिल्म दिखाया गया था। तो इस तरह से 11 चैप्टर बता दिए। देखो, काव्य खंड में भी 13 चैप्टर था, लेकिन वो सब नहीं प्रश्न आता है, इसी कारण से मैं उसको छोड़ दिया हूँ। इस तरह से मैंने पूरे गद्य खंड और काव्य खंड का जो भी एग्जाम में आने वाला है वो सब कंप्लीट करा दिया। और पूरी गारंटी लाऊं कि 50 का 50 जो ऑब्जेक्टिव आपका आने वाला है यहीं से आएगा। इसलिए इस वीडियो को देखिए और सभी लोगों के पास आप शेयर कर दीजिए।